हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कंप्लीट नॉलेज में। तो इससे पहले हम लोगों ने धातुओं का निष्कर्षण पढ़ा था और आज पढ़ेंगे देखिए उसके बारे में डिटेल में कि किस विधि द्वारा कौन कौन विधि किस प्रक्रिया में लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी धातु का यदि निष्कर्षण करना होता है तो उसमें केवल 4 ही प्रक्रियाएँ लगती है। धातुओं का होता है अयस्कों का सांद्रण, और सांद्रित अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तन, और उससे ऑक्साइड से धातु का निकालना, और धातु जो निकलता है तो उसका शुद्धिकरण। यही 4 प्रक्रिया होती है दुनिया के किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने में। और देखिए, तो पहला हो गया सांद्रित अयस्कों का सांद्रण। तो इसमें अयस्कों के सांद्रण में देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया होता है। पहला हो गया हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर। तो इसमें देखिए, जैसे आपने चावल देखा होगा ना, तो चावल देखे ना तो उसमें यदि इकड़ पत्थर पाया जाता है या भूसा पाया जाता है तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, हाथ से चुन दिया जाता है या उसे फटक दिया जाता है। सूप देखे होंगे आप लोग, सूप से फटक कर निकाल दिया जाता है। तो वह अशुद्धि जो होती है हमें हाथ से निकालने लायक होती है, इसलिए उसे हाथ से चुन कर निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से हाथ से चुन कर निकाला जाता है, पहला विधि होता है। और दूसरा होता है गुरुत्व पृथक्करण। इस विधि में देखिए वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें एक अयस्क जो भारी होता है और एक हल्का होता है। जैसे कीचड़ पानी देखिएगा, माटी उटी, तो इस सब का कीचड़ भारी हो जाता है और पानी जो होता है डगर चला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए इस प्रकार से गुरुत्व पृथक्करण में एक सीढ़ी बनाया जाता है इस प्रकार से, और अयस्क जो होता है ना तो उसको ले लिया जाता है जो मिला हुआ होता है, और जल की सहायता से उसको इस मेढ़ों पर से यहाँ से ढरकाया जाता है, यहाँ से अयस्क डाला जाता है इस प्रकार से। और जो भारी होता है ना तो इस कोनों में आकर बैठ जाता है और जल पुनः नीचे गिर जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अयस्कों का सांद्रण कर लिया जाता है। और तीसरा हो गया चुंबकीय पृथक्करण। तो इसमें देखिए चुंबकीय पृथक्करण से सांद्रण करने के लिए क्या होता है कि जब इनमें से किसी एक पदार्थ को चुंबकीय होना चाहिए, यानी कि चुंबक से संपर्क में आकर सट जाए, निकाल लिया जाए। जैसे कि लोहा टीन देखिएगा तो इन सभी का सांद्रण किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, क्योंकि उसमें चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। और एक होता है फेन उत्प्लावन। और इस चुंबकीय पृथक्करण में देखिए क्या होता है कि एक मशीन लगाया होता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये चक्का हो गया, ये चक्का, और ऊपर से बेल्ट लगा होता है इस प्रकार से। और जब अयस्क को क्या किया जाता है, इधर चुंबकीय पट्टा होता है, जब अयस्क को इधर से डाला जाता है ना इस पट्टे पर, तो जो चुंबकीय होता है वह इस पट्टे में सट जाएगा, और जो अचुंबकीय होता है वह इधर से बाहर गिर जाता है इधर। तो इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण कर लिया जाता है। और यह चक्का है, घूमता है, बेल्ट लगा हुआ है। पाटा देखे होंगे आप लोग, मिल उल चलता होगा हम लोग के गांव में, तो उसी प्रकार से पट्टा लगा होता है और ये घूमता है इस तरह से, और चुंबकीय पदार्थ सट जाता है और अचुंबकीय बाहर गिर जाता है। और फेन उत्प्लावन विधि में देखिए क्या होता है, इस प्रकार से टंकी बना दिया जाता है, टंकी। और इसमें विलयन होता है, अयस्क का जो होता है उसको विलयन रूप में डाल दिया जाता है। और ऊपर से क्या किया जाता है, वायु प्रवाह किया जाता है। वायु प्रवाह किया जाता है इस टंकी में, वायु प्रवाह किया जाता है। और सल्फाइड अयस्कों का इस फेन उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसमें तेल जो चिकना पदार्थ होता है उसी को डाला जाता है। तो जब सल्फाइड अयस्कों को इसमें डालकर वायु प्रवाहित किया जाता है तो झाग की तरह उत्पन्न होता है, झाग। और वह झाग जो होता है अयस्क ऊपर आ जाता है हल्का होने के कारण, और उसको निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से सल्फाइड अयस्क का इस विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। अब यहाँ तक ये 4 विधियाँ हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अयस्कों का सांद्रण दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा होता है सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन।
सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तो ये सब यह देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हमें काम आएगा आगे चलकर। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो प्रक्रिया होता है, एक होता है भर्जन और दूसरा होता है जार निष्ठापन। तो इसमें क्या होता है देखिए, भर्जन और निष्ठापन में इस धातु के ऑक्साइड में कैसे हम लोग परिवर्तन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस अयस्क को हम लोग जारण करेंगे और किस अयस्क को भर्जन करेंगे और किस को निष्ठापन। तो आइए देखते हैं। जब भी हमें धातुओं का जो होता है कार्बोनेट अयस्क मिलेगा, CO3 या कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, निष्ठापन। इसे निष्ठापन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। जब भी कार्बोनेट अयस्क हमें प्राप्त होगा और उसे धातु निकालने के लिए बोला जाए, तो कार्बोनेट अयस्क यदि उसको हम लोग धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो निष्ठापन के द्वारा। और निष्ठापन में क्या होता है कि जो अयस्क है उसे वायु की अनुपस्थिति में, उसमें वायु नहीं होता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो इस विधि को हम लोग निष्ठापन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिया ZnCO3, इसे गर्म किया जाता है, वायु नहीं है, तो यह बन जाता है ZnO + CO2। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया हो गया निष्ठापन। तो इसमें कार्बोनेट अयस्क को किया जाता है। और दूसरा होता है भर्जन। तो इस प्रक्रिया में देखिएगा, जो अयस्क हो उसमें सल्फाइड अयस्क होता है ना, तो उसको हम लोग भर्जन के द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। तो देखिए मैंने ले लिया, मान लीजिए ZnS या CU2S, तो इन सभी सल्फाइड अयस्क है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में, यह क्या होता है भर्जन, वायु के अयस्कों को वायु की उपस्थिति में ताप यानी गर्म किया जाता है, तो वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं भर्जन। देखिए ZnS + O2, ये वायु है O2 और इसे गर्म किया जाता है तो बनता है ZnO + SO2। तो इस प्रकार से यह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। और अगला अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट ये रहा तीसरा, कि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कैसे करेंगे। तो इस धातु प्राप्त करने का 3-4 विधि होती है। पहला होता है कि धातु को ऑक्साइड को जो है गर्म करके धातु प्राप्त किया जाता है, और दूसरा होता है कि वैद्युत अपघटन द्वारा, और तीसरा होता है अवकरण द्वारा, कार्बन या एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। तो इसमें और ये सभी होते हैं। तो देखिए किस, मान लीजिए हमें ये दे दिया, ये दे दिया, कोई दे देगा, तो पता कैसे चलेगा कि किसको गर्म करके निकाला जाएगा और किसको अवकरण द्वारा धातु प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए जो कम क्रियाशील धातु होती है ना, ये 3-4, ये कम क्रियाशील और ये मध्यम क्रियाशील और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो मैंने नोट किया है। तो इसमें कम क्रियाशील देखिए, मान लीजिए मैंने इसको लिया, यह HGS, यह क्या होता है, पारा का अयस्क होता है, सिनेबार बोलते हैं इसे। तो कम क्रियाशील धातु को गर्म करने से ये हमें धातु प्राप्त हो जाता है। देखिए इसको मैंने क्या किया, ये हुआ सिनेबार अयस्क और ये HgO ऑक्साइड, और यहाँ पे मिलेगा SO2, और इसे पुनः हम लोग गर्म करेंगे धातु के ऑक्साइड को, तो हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यह हो गया कि कम क्रियाशील धातु को गर्म करके धातु प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हो गया कम क्रियाशील। अब जब ये सब धातु का अयस्क मिलेगा तो इन सभी का देखिएगा कि हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है। ये तो हो गया कि धातु को पहले गर्म किया जाता है और पुनः इसको गर्म कर देने पर धातु प्राप्त हो जाता है।
और इसमें दूसरा पॉइंट मैंने लिया कि मान लीजिए हमें इसका दिया है Fe2O3, यह एक लोहा का अयस्क है, यह लोहा का अयस्क है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी गर्म कर दिया जाएगा। नहीं, इसको गर्म करने से हमें धातु प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए एक अलग विधि अपनाया जाता है, यानी कि जो मध्यम क्रियाशील धातु होती है उन्हें धातु प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, अवकरण विधि किया जाता है, कार्बन या कोक द्वारा। देखिएगा जब कंपनी में लोहा बनता है ना तो उसमें बहुत अधिक ताप दिया जाता है, और कोयले को कोयला या कोक के साथ या कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो हमें धातु प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये हो गया, और यहाँ पे मैंने कार्बन अवकरण विधि हो गया। देखिए पहले लिख देता हूँ, अवकरण। धातु प्राप्त करने के लिए अवकरण विधि का उपयोग किया जाता है, और उसमें भी कार्बन द्वारा अवकरण विधि, C द्वारा Fe2O3 और प्लस C, और इसे अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, Fe प्लस CO। तो ये हो गया Fe2O3C Fe प्लस CO। तो ये हमें क्या मिला, देखिए धातु मिल गया। और पुनः इसे क्या किया जाता है, इसको Fe2O3 को इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, धातु प्राप्त हो जाता है। क्या मिल गया, धातु प्राप्त हो गया। ये हो गया कि हमें ये सभी मिल गया, और यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें धातु प्राप्त हो गया, कार्बन द्वारा अवकरण विधि। और एक अगला होता है वैद्युत अपघटन। तो ये मध्यम क्रियाशील धातु के लिए अवकरण विधि, कम क्रियाशील धातु के लिए ये गर्म करके, और अधिक क्रियाशील धातु ये सभी जब निकालना होता है इन सभी का अयस्क मिलेगा। तो इससे धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन का उपयोग करेंगे, अवकरण, वैद्युत अवकरण।